साथियों, आप सबका डॉनिक क्लासेज में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। साथियों, जैसे कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अध्ययन कर चुके हैं और आपको यह बताया है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो हमारी गोल ना होकर गोलाभ है। पृथ्वी अपनी सतह पर चपटी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चपटी है, और जो अपना जो विषुवत वृत्त के यहाँ है, यहाँ भी उभार लिए हुए हैं। एक हमने ये बताया था कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो अपने जो कक्षीय समतल के जो परपेंडिकुलर लंबवत है उससे 23.5 डिग्री ये झुकी हुई रहती है। थर्ड था कि पृथ्वी जो है, जो अपना इसका अक्ष है, अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, जिसके चारों तरफ पृथ्वी दैनिक गति करती है। 24 घंटे में अपने अक्ष के पर एक जो है घूर्णन पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, दो गतियाँ पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर। एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। तो दोस्तों, घूर्णन गति जो करती है पृथ्वी, वो अपने अक्ष के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रतिदिन 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है, जिसके कारण दिन एवं रात जो है वो संभव हो पाते हैं। वहीं जो दूसरी गति है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हुए एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों, एक टर्म जो है प्रदीप्ति वृत्त, आप इसको समझें। ये वो भाग है जो पृथ्वी को दिन और रात को विभाजित करता है। जो जहाँ दिन है, जो सूर्य के सम्मुख है, वो ये इधर वाला भाग है, और जहाँ जो सूर्य के विमुख है वह रात होती है। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात संभव है। दोस्तों, यदि आपने सोचा है पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे तो क्या होगा, तो साथियों, जैसे हम आपको समझाएं हैं कि पृथ्वी का यदि अपने अक्ष पर घूर्णन ना करे, सपोज वो ऐसे स्टेबल स्थिर हो जाए, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है वो हमेशा सूर्य के सामने होगा। वहाँ हमेशा दिन होगा, वहाँ रात नहीं होगी। जैसे अभी रात होती है, दिन हो रहा है, उसके बाद में रात हो रही है। रात क्यों हो रही है? क्योंकि अभी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो जो पृथ्वी के सामने वाला भाग है वो बाद में विपरीत दिशा में चला जाता है, फिर दूसरा भाग सामने आ जाता है। जबकि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी तो दिन और रात जो है पृथ्वी पर बनना बंद हो जाएंगे। साथियों, एक है सेकंड चीज़ है परिक्रमण, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा देना। तो साथियों, जो पृथ्वी जो अपना परिक्रमण गति है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन संभव हो पाता है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जो है हमारी कर्क वृत्त पर सीधी किरणें पड़ती हैं। इसे ग्रीष्म महीनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद में 21 जून से 21 सितंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा से दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाती है और विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ने लग जाती है 23 सितंबर को। फिर 23 सितंबर से आगे जब हम 22 दिसंबर चलते हैं, तो सूर्य की किरणें अब विषुवत वृत्त से भी नीचे जाके धीरे धीरे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद में आगे चलकर मकर रेखा से अब पुनः जो है सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट होता है, और वो पुनः 21 मार्च तक आते आते जो है विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लग जाती है। और 21 मार्च के बाद में 21 जून तक आते आते सूर्य की किरणें पुनः उत्तरायण होते हुए विषुवत वृत्त से चलते चलते सीधे ही कर्क वृत्त पर सीधी पड़ने लग जाती हैं। तो आप सब लोग यहाँ ध्यान दें कि जो सूर्य की जो सीधी किरणों की जो मूवमेंट है वो कर्क वृत्त और दक्षिण और मकर वृत्त के बीच में ही हो रहा है। अर्थात जब ग्रीष्म महीनांत में कर्क वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी, तो उसके बाद में वो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर आई, सीधी पड़ती हुई, फिर धीरे धीरे मकर वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ी। लेकिन इसके बाद में ऐसा नहीं है कि मकर वृत्त से और नीचे जा रही है। फिर इसके बाद में मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के बाद में पुनः जो है इसका मूवमेंट अपवार्ड ऊपर की तरफ हो जाता है, और पुनः मकर रेखा पर सीधी किरणें के बाद में इसकी सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है, और विषुवत वृत्त से पुनः जो है 21 जून तक आते आते इसकी जो मूवमेंट है पुनः ऊपर की ओर होते हुए कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने लग जाती है। तो आप समझ रहे हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उनकी सीधी किरणों के पड़ने की जो मूवमेंट है
वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही दोलन कर रही है। इसीलिए कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। और दोस्तों जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जब सीधी पड़ती है तो इसे हम विषुव कहते हैं, इंग्लिश में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। जबकि जब 21 जून का समय है तो इसे उत्तरी अयनांत या उत्तरी गोलार्ध में समर सॉलिस्टिक, और वहीं जो 22 दिसंबर को इसे जो है वो विंटर सॉलिस्टिक, उत्तरी गोलार्ध में विंटर सॉलिस्टिक कहा जाता है। दोस्तों जब उत्तरी गोलार्ध में हम बोलते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में उसके अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हमारे महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हम जनरली उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में करती है। तो दोस्तों ये 1/4 दिन का जो एक्स्ट्रा है एक साल में, तो 4 साल में मिलकर एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन की जो काउंटिंग है वो हमारे 4 साल में जो लीप वर्ष आता है फरवरी में 29 दिन का, उसके अंदर हमारी वो काउंटिंग हो जाती है। और दोस्तों ध्यान देने की बात है, देखिए ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरी परिक्रमा भी कर रही है ना, तभी अपने अक्ष पर हमेशा एक इस दिशा में झुकी हुई रहती है। यहाँ देखिए यहाँ भी उसी डायरेक्शन में झुकी हुई है, यहाँ भी उसी डायरेक्शन में झुकी हुई है, और यहाँ भी इसी डायरेक्शन में झुकी हुई है। और ये देखिए इसमें उत्तरी गोलार्ध जब ये ग्रीष्म उत्तरायणांत का समय है तो इसका जो ये आर्कटिक वृत्त और ये 90 डिग्री के बीच वाला जो भाग है ये पूरा जो है हमारे सूर्य के सम्मुख सामने वाले भाग में पाया जाता है। जबकि जब हम दक्षिण अयनांत की बात करते हैं 22 दिसंबर, तो इसमें जो दक्षिण ध्रुव वाला जो हिस्सा है उसका झुकाव जो है वो सूर्य की ओर रहता है। जबकि विषुव जो इक्विनॉक्स के समय ऐसी स्थिति नहीं है, इक्विनॉक्स के समय जो है विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, और किसी भी ध्रुव का ऐसा कोई झुकाव नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दिन और रात भी जो है विषुव के समय बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात। तो आपने देख लिया है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि 21 जून जो है वो ग्रीष्म अयनांत पर सीधी किरणें पड़ती है, 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, और 21 मार्च जो 23 सितंबर है उसे विषुव का समय होता है और विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ ही समझ पाए होंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति का क्या रोल है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात जो है वो बनते हैं, और परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं हम धीरे धीरे जो है आप लोगों के लिए और भी बेहतर क्वालिटी का वीडियो लेके आए। दोस्तों मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर पाए, और धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट्स के भी जो है कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। अब क्योंकि अभी ये शुरुआत है इसलिए हम जो है आपको NCERT के इन चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम इनसे और भी विस्तृत जो वीडियोस हैं जो कि एक समग्र रूप से होगा उनको हम लेके आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।